Hello, welcome to everyone on AEC Plus, an online lecture platform of advanced engineering classes. जो सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो आज हम ऑनलाइन लेक्चर में आपके लिए लेके आया हूँ, सब्जेक्ट का नाम है क्वांटिटी सर्विंग एंड कॉस्टिंग या क्वांटिटी एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। क्वांटिटी सर्विंग एंड कॉस्टिंग और क्वांटिटी एस्टिमेशन कॉस्टिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो एसएससी जेई के अंदर जिसका काफ़ी वेटेज है और हर साल लगातार जो इसका वेटेज है, जो क्वेश्चन जहाँ से पूछे जाते हैं वो एकदम कांस्टेंट है। और अगर हम एसएससी जेई का जो टोटल पेपर है 200 मार्क्स का प्री पेपर की बात करूँ तो 200 मार्क्स का पेपर होता है, 100 मार्क्स का टेक्निकल है, 100 मार्क्स का नॉन टेक्निकल है। उस 100 मार्क्स के टेक्निकल पेपर में से 8 to 10 मार्क्स का जो है वो क्यूएससी का वेटेज होता है, मतलब हम 10% वेटेज क्यूएससी सब्जेक्ट का मान सकते हैं। और अगर हम मेंस के पेपर की बात करें तो जो कन्वेंशनल पेपर होता है उसमें 300 मार्क्स में से 20 मार्क्स का क्यूएससी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी 2 साल लगातार इससे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। और जनरल टर्म्स होती हैं, जैसे वैल्यूएशन वाले टॉपिक से जो जनरल टर्म्स है, जैसे स्क्रैप वैल्यू, सेल्वेज वैल्यू, डेप्रीसिएशन, सिंकिंग फंड, यहाँ से कुछ उन टर्म्स को एक्सप्लेन करने के लिए कन्वेंशनल से क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर हम ऑल ओवर इंडिया में होने वाली पीएसयूज जेई एग्जाम्स की बात करें तो उसमें क्वांटिटी सर्विंग कॉस्टिंग का जो वेटेज है वो ओवरऑल पेपर में करीब 10% के आसपास है। जितने भी सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स है, अगर उन सारे सब्जेक्ट में मैं क्यूएससी के बारे में आपको बताऊं तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका कंटेंट काफ़ी कम है, चीज़ें आपको कम पढ़नी है और वहाँ से 10% के आसपास क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं। और मैं आपको ये टॉपिक भी बता दूंगा कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछने की चांसेस है, प्रोबेबिलिटी बनती है। उन टॉपिक को भी अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया तो 10 क्वेश्चन में से 6 या 7 क्वेश्चन तो आप बना ही लेंगे। और अगर आपने मेरे सारे लेक्चर को ध्यान से समझ लिया, पढ़ लिया, तो ये मेरी गारंटी कि मोस्ट ऑफ दी जो क्वेश्चन है, मैक्सिमम क्वेश्चन आप डेफिनेटली ईजिली बना लेंगे ऑब्जेक्टिव एग्जाम के अंदर। और इसमें साथ ही में आप एक कन्वेंशनल की क्यूएससी की प्रिपरेशन भी मैं साथ में आपको करा दूंगा। जनरल टर्म्स एक्सप्लेन करने को आती हैं वो हम इसी लेक्चर्स के अंदर यहाँ पे समझेंगे। अभी मैंने आपसे यहाँ पे डिस्कस करा कि हमारा क्यूएससी का जो वेटेज है वो आने वाली एग्जाम्स के अंदर कितना है। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो क्यूएससी है इसके अंदर सर आप हमें क्या क्या चीज़ें पढ़ाएंगे। तो अब मैं आपसे डिस्कस करूँगा क्यूएससी का हमारा कंटेंट क्या होगा। देखिए, क्यूएससी का जो सोर्सेज हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो अलग अलग बिखरा है। कुछ पार्ट किसी बुक्स में मिलता है, कुछ पार्ट किसी बुक्स में मिलता है। तो जो इसका सोर्स है वो थोड़ा सा हैपेजार्ड मैनर में है, सिस्टमेटिक नहीं है। मैंने अपने लेक्चर्स के अंदर क्यूएससी का जो भी कंटेंट है उसको सिस्टमेटिक मैनर के अंदर एक लेआउट में एक फ्रेम कर रखा है। जो सबसे पहला चैप्टर है जो मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा आपसे वो है इंट्रोडक्शन टू एस्टिमेशन। मतलब इसमें मैं डिस्कस करूंगा कि एस्टिमेशन क्या है और एस्टिमेशन को हम कितने प्रकार से क्लासीफाई कर सकते हैं, एस्टिमेशन करने की ज़रूरत क्या है और एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या होती है, फाइनल कॉस्ट क्या होती है, ऐसे कुछ टर्म्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, अब जो भी एक बिल्डिंग प्रोजेक्ट या कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है तो उसमें अलग अलग वर्क होते हैं, जैसे मिट्टी का खुदाई कार्य है, अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन वर्क है, सीमेंट कंक्रीट फाउंडेशन वर्क है, चिनाई कार्य है, ब्रिक वर्क, मैसनरी वर्क है, आरसीसी वर्क है, प्लास्टर वर्क है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलग अलग वर्क हैं। उन सब वर्क को जब उन वर्क की हम क्वांटिटी ऑफ मटेरियल एंड लेबर का कैलकुलेशन करते हैं, मतलब अलग अलग कार्य में कितना हमें मटेरियल सामग्री लगने वाला है, लेबर्स लगने वाला है, इसका जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो उन्हें किसी पर्टिकुलर यूनिट में या इकाई में हमें मेजर करना पड़ेगा। तो अलग अलग वर्क हम किस यूनिट में मेजर करते हैं और कितना एक्यूरेसी हमें मेजरमेंट के अंदर मेंटेन करना है, इसके बारे में इंडियन स्टैंडर्ड्स ने कुछ बताया है। वही चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगला नेक्स्ट जो हमारा थर्ड चैप्टर है वो है टाइप्स ऑफ एस्टीमेट, टेंडर्स एंड कॉन्ट्रैक्ट। तो एस्टीमेट कितने प्रकार के होते हैं और यहाँ पर पहले चैप्टर में मैंने एस्टीमेट आपको ऊपरी तौर से क्लासीफाई करवाया था। इस चैप्टर के अंदर मैं जाकर आपको एस्टीमेट डिटेल्ड में क्लासिफिकेशन उसका समझाऊंगा, कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, टेंडर्स क्या होता है, ज़रूरत क्यों होती है, क्या प्रोसीजर होता है, और अदर सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से संबंधित अदर जुडिशरी टर्म्स क्या होती हैं वो भी हम इसी चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, अब जैसे मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पर कुछ एस्टीमेट बनाएंगे तो कुछ कॉस्ट निकालनी पड़ेगी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की। कॉस्ट निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर हमें एस्टिमेटेड कॉस्ट निकालनी तो सबसे पहले हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि किसी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में कितना हमें मटेरियल और लेबर लगने वाला है। उसके लिए हमारे पास बिल्डिंग प्रोजेक्ट में 2 मेथड्स है, सेंटर लाइन मेथड एंड लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड। वही मेथड में इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करूंगा जिसका नाम है मेथड ऑफ बिल्डिंग एस्टीमेट। ये मेथड किसकी है? मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ मटेरियल एंड लेबर्स और द क्वांटिटी ऑफ वर्क। नेक्स्ट, अगला, अब जब हम क्वांटिटी ऑफ मटेरियल एंड लेबर निकाल ही चुके हैं तो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा या क्या पता करना पड़ेगा? रेट। अगर हम क्वांटिटी ऑफ मटेरियल लेबर निकालिए और रेट अगर हमें पता है, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी विल गेट दी
प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट कि हाँ इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में हमें कहीं ना कहीं इतनी लागत आने वाली है। वो पर्टिकुलर रेट हम किस चैप्टर में पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। यहाँ पर हम किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में जो भी रिसोर्सेस यानी मटेरियल और लेबर लगते हैं उनका रेट क्या होता है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगला, सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में जितनी भी अदर इकोनॉमिक्स और फाइनेंस टर्म्स होती हैं वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, जिसका नाम है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन का मतलब है मूल्यांकन करना। वैल्यूएशन की रिक्वायरमेंट अलग अलग पर्पसेस के लिए होती है। कोई भी एक बिल्डिंग है या कोई भी एक कमोडिटी है तो हमारे पास में सपोज कोई प्लॉट है, लैंड है, कोई रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, उसको हमें लीज पे देना है, टैक्सेशन के लिए, मॉर्टगेज के लिए, उसको गिरवी रखने के लिए हमें उसकी उस पर्टिकुलर प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट लोकेशन में मूल्य पता करना पड़ता है और उसकी प्रोसेस को वैल्यूएशन बोलते हैं। कई अलग अलग प्रकार की वैल्यूज होती हैं, अलग अलग इकोनॉमिक्स की टर्म्स होती हैं, वो सभी टर्म्स हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट खाली बिल्डिंग का तो होगा नहीं, वो अलग अलग टर्म्स का होता है। सारा तो हमें नहीं पढ़ना, पर हमें मेन कभी कभी रोड एस्टीमेट से भी क्वेश्चन आते हैं तो हम रोड एस्टीमेशन के भी कुछ चीज़ों को यहाँ पे समझेंगे। जैसे यहाँ पर हम मेथड्स पढ़ेंगे, मेनली कौन कौन सी मेथड से हम रोड एस्टीमेट के अंदर आपका कितना एरिया कटिंग फिलिंग में जा रहा है, कितना वॉल्यूम कटिंग फिलिंग का है, वो सब हम कैलकुलेट कर पाएँ। और उसी के कैलकुलेशन की जैसे मेथड्स हैं मिड ऑर्डिनेट मेथड, मीन सेक्शनल एरिया मेथड, ट्रेपेजॉइडल मेथड, सिम्पसन 1/3 मेथड, ये सभी मेथड हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक मैं आपको मेन जितना भी पोर्शन है क्यूएससी का वो सब बता दूंगा, पर कई बार कुछ एग्जाम्स में क्वेश्चन डिटेल्ड में पूछ लेते हैं तो वो डिटेल के लिए मेरा लास्ट चैप्टर है मिसलेनियस, जो सारे टॉपिक के कुछ टर्म्स को मैं आपको यहाँ बता दूंगा। तो आपको पूरा ओवरऑल क्यूएससी के जो सारे क्वेश्चन है वो इन चैप्टर से सब कवर हो जाएंगे। अब बात आती है कि सर इसमें से आप ये बता दीजिए इन टॉपिक्स के अंदर में से कौन से ऐसे टॉपिक है जिनमें हमें ज़्यादा फोकस करना है। तो मैं आपको ये बता देता हूं कि हमें ज़्यादा फोकस किन टॉपिक से करना है या फिर किन टॉपिक से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं। सबसे पहले आप ज़्यादा फोकस करेंगे यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट के चैप्टर से। यहाँ पे हर साल 1-2 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है इसमें वो है एनालिसिस ऑफ रेट, रेट एनालिसिस, एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज वैल्यूएशन। ये 3 चैप्टर क्यूएससी के ऐसे चैप्टर हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं या क्वेश्चन आते ही आते हैं इन टॉपिक के अंदर से। मैं अब यहाँ से अब हम क्यूएससी स्टार्ट कर सकते हैं और सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि क्यूएससी का मतलब क्या है, व्हाट डज क्यूएससी मीन। और एक और सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं सिविल के अंदर कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, तो उससे किस तरह से ये भिन्न है, अलग है, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, और एस्टिमेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा। एंड देन वी विल गो फॉर दी अवर चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू एस्टिमेशन। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस कर लिया है कि इसका वेटेज कितना है, चैप्टर्स कितने हैं। अब हम इस यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्यूएससी का मतलब क्या होता है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि क्यूएससी पढ़ने से पहले क्यूएससी सिविल इंजीनियरिंग के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें से सबसे एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कम चीज़ पढ़नी है, क्वेश्चन आने के टॉपिक्स भी फिक्स्ड हैं, कंटेंट भी फिक्स्ड है, क्या पूछेगा, और बस इतना पढ़ लो और यू विल स्कोर 10 मार्क्स। जितना क्यूएससी आएगा उसमें से आप मैक्सिमम मार्क्स वहाँ से स्कोर कर सकते हैं। तो एक सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट बन जाता है क्वांटिटी सर्विंग कॉस्टिंग। और अगर आप इन सारे लेक्चर्स को अगर ध्यान से समझ लेंगे, पढ़ लेंगे मेरे साथ में, तो आपका जितना भी क्यूएससी का जो सारे क्वेश्चन आने वाले हैं वो डेफिनेटली आप इजीली उन क्वेश्चंस को एग्जाम के अंदर बना लेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि क्वांटिटी सर्विंग एंड कॉस्टिंग सब्जेक्ट किस बारे में है, इसमें करना क्या है, इसका मतलब क्या है, और फिर हम एस्टिमेशन पे चलेंगे। सबसे पहले अब हम यहाँ पर समझते हैं इसका मतलब क्या है। देखिए, कोई भी एक पर्टिकुलर, अगर मैं बात करूं, एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, तो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट करने के लिए, कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट सरकार को करना है या नहीं करना, तो क्या होता है, जो गवर्नमेंट बॉडी होती है, जो गवर्नमेंट है, उनके पास कुछ फंड होता है। तो उन्हें पहले किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले, प्रायर टू दैट, प्रायर दी स्टार्टिंग ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट, सरकार को यह पता करना पड़ता है कि उसमें कितना अमाउंट लगने वाला है, पहले से उनको पता करना पड़ता है, तभी वो उस प्रोजेक्ट की अनुमति प्रदान कर पाएंगे। तो यहां पर हमें किसी एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की स्टार्ट होने से पहले एक कॉस्ट पता करनी पड़ेगी और उसी कॉस्ट को हम बोलेंगे अनुमानित लागत, प्रोबेबल कॉस्ट, और दी एस्टिमेटेड कॉस्ट या एस्टिमेटेड कॉस्ट, इसको हम बोलेंगे प्राकृत मूल्य या अनुमानित लागत। और यहां पर
इस प्रोबेबल कॉस्ट को कैसे निकाला जाए? तो किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर जो भी रिसोर्सेस लगने वाले, कौन से रिसोर्सेस लगने वाले? एक तो हमें यहाँ पर मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे ब्रिक्स, आयरन, लोहा हो गया, सीमेंट हो गया, सैंड हो गया, ग्रेवल हो गया, ऐसे डिफरेंट मटेरियल्स की हमें रिक्वायरमेंट होगी। साथ में रिसोर्सेस में लेबर भी आएगा जो उस कंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगी, जो काम करेगी, जो वर्क करेगी। और यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? जो कॉस्टिंग आएगी वो कॉस्टिंग किसकी आएगी? रिसोर्सेस की कॉस्टिंग आएगी। अब हम रिसोर्सेस की कॉस्टिंग कैसे निकालें? तो सबसे पहले तो हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? मटेरियल और लेबर की टोटल हमें वहां पर क्वांटिटी कितनी रिक्वायर्ड है। सपोज मान लीजिए मैं क्वांटिटी को मान लेता हूं x, और अब मैं यहां पर अगर ये पता कर लूं कि मटेरियल का और लेबर का पर यूनिट कितना कॉस्टिंग आती है, यानी उसको हम बोल सकते हैं रेट। और सपोज मान लीजिए हमारे पास जो रेट है वो है y। तो अगर मैंने ये पता कर लिया कि किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में जो लगने वाले रिसोर्सेज हैं उनकी क्वांटिटी मालूम चल गई, रेट मालूम चल गया, और अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं यानी कि x इंटू वाई, तो दिस विल गिव मी द प्रोबेबल कॉस्ट, अनुमानित लागत कितनी उस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में लगने वाली है। यहां पर ये जो मैंने प्रोबेबल कॉस्ट निकाली, ये जो पूरा प्रोसीजर है, इस पूरे प्रोसीजर को मैं बोलता हूं एस्टीमेशन। एस्टीमेशन का मतलब है किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के चालू होने से पहले उसकी अनुमानित लागत पता कर लेना। और जिस सब्जेक्ट में इसकी स्टडी करते हैं उसी सब्जेक्ट का नाम है क्वांटिटी सर्विंग एंड कॉस्टिंग और क्वांटिटी एस्टीमेशन एंड कॉस्टिंग। क्यों सब्जेक्ट का नाम ये क्यों? क्योंकि आप प्रोबेबल कॉस्ट, आप एस्टीमेशन तभी कर पाए जब सबसे पहले आपने क्या निकाला? क्वांटिटी। अगर आप नाम पर जाएं तो यहां पे समझेंगे क्वांटिटी एस्टीमेशन, एस्टीमेशन मतलब पता लगाना पहले से, क्वांटिटी सर्वेइंग, सर्वेइंग का मतलब है मेजरमेंट यानी मापन करना। तो सबसे पहले आप क्वांटिटी का मेजरमेंट करोगे और करने के बाद जब रेट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगी? कॉस्टिंग। इसलिए सब्जेक्ट का नाम है क्वांटिटी सर्विंग एंड कॉस्टिंग। वन मोर थिंग, क्वांटिटी सर्विंग एंड कॉस्टिंग सब्जेक्ट is the subdomain of a bigger subject known as construction planning and management। कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट एक वो सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम ये पढ़ते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट में कॉस्ट कितना लगने वाला है। सेकंड थिंग, वहां पर जो रिसोर्सेस हम कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करते हैं उनके ऑप्टिमाइजेशन के बारे में सोचते हैं कि आपके जो रिसोर्सेज हैं उसका कहीं वेस्टेज तो नहीं हो रहा। और अगला, हम यहां पर उस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में हमें टाइम कितना लगने वाला है ये भी कैलकुलेट करते हैं। सीपीएम के अंदर जो मैंने आपको बोला कि कॉस्ट पता करते हैं, वो कॉस्ट जो हम पता करते हैं वो हम पता ही क्यूएससी के माध्यम से करते हैं। यानी कि सीपीएम जब स्टार्ट होगा तो सबसे पहले क्यूएससी का नॉलेज होना जरूरी है, तभी कॉस्ट निकाल पाओगे। फिर वहां पे क्यूएससी खत्म हो जाएगा। जब कॉस्ट निकाल लिया तो जो रिसोर्सेज आपने क्वांटिटी निकाली उनका अलोकेशंस करेंगे ताकि उनका वेस्टेज ना, ऑप्टिमाइजेशन, और फिर टाइम कैलकुलेट करेंगे। यानी क्या सर, क्यूएससी के अंदर हम टाइम कैलकुलेट नहीं करेंगे? यस, हम क्यूएससी के अंदर टाइम के बारे में बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं करेंगे। क्वांटिटी सर्विंग एंड कॉस्टिंग के अंदर सिर्फ हम कॉस्टिंग के बारे में ही विचार करेंगे, कॉस्टिंग कैसे निकालना है सिर्फ इसी के बारे में पढ़ेंगे। सीपीएम के अंदर जरूर कॉस्ट निकालने के बाद रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन और टाइम के बारे में सोचा जाता है। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट स्टडी एंड द क्वांटिटी सर्विंग एंड कॉस्टिंग स्टडी। तो आई होप आप सभी स्टूडेंट ये समझ चुके होंगे कि यहाँ पर हमें जो क्वांटिटी सर्विंग एंड कॉस्टिंग, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चालू होने से पहले उसकी अनुमानित लागत पता कर लेना, और करने के लिए क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी। तो हो गया क्वांटिटी एस्टिमेशन या क्वांटिटी सर्विंग, और देन मल्टीप्लाइड बाय द रेट वी विल गेट द कॉस्ट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम समझने चलते हैं यहाँ पर जो हमारा पहला चैप्टर है, अब हम उसको स्टार्ट करते हैं। और हमारे पहले चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू एस्टिमेशन। तो हम सभी लोग अब ये समझ गए कि सर अभी जो आपने जितना भी डिस्कस करा उससे हमें क्लियर हो चुका है कि क्यूएससी का वेटेज कितना है, कितने कितने चैप्टर्स हम यहाँ पे समझने वाले हैं, और क्यूएससी सब्जेक्ट का मतलब क्या, और सर इसमें हम मेन करेंगे क्या। ठीक, अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन
to estimation. Introduction to estimation. सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा भी मैंने डिस्कस कर ही लिया है। यहाँ पर हमें कुछ टर्म समझनी है। सबसे पहली टर्म हमें यहाँ पे समझनी है कि एस्टिमेशन क्या होता है। दूसरा हमें ये समझना है कि एस्टीमेट या एस्टीमेटेड कॉस्ट क्या होता है, और एक हमें टर्म समझना है फाइनल कॉस्ट क्या होता है और इनमें डिफरेंस क्या है। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। मैं अगर सपोज आपसे बात करूं या बताऊं कि जनरल सपोज मान लीजिए कोई फील्ड पर एक कोई हमें कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट करना है। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कोई बिल्डिंग का भी हो सकता है, कोई रोड प्रोजेक्ट भी हो सकता है, डिफरेंट अलग अलग प्रकार के कैनाल वर्क है, पुलिया बनानी, कलवर्ट वर्क है, ब्रिजेज है, रिटेनिंग वॉल है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। वो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट अभी हुआ नहीं है, उसे करना है। करने के लिए पहले क्या पता करना पड़ेगा कि उसमें कितना कॉस्टिंग आने वाली, यानी अनुमानित लागत। तो पहले से किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के चालू होने से पहले उसकी कॉस्ट पता कर लेना प्रायर टू दी कंस्ट्रक्शन। वो जो कॉस्ट है जो आपने पता लगा ली पहले से, उस कॉस्ट को हम बोलेंगे एस्टीमेटेड कॉस्ट। और उस कॉस्ट का एक और नाम भी है, उसको हम बोलेंगे प्रोबेबल कॉस्ट। यह भी हमने कुछ देर पहले भी डिस्कस किया था। एस्टिमेटेड कॉस्ट इज अनुमानित लागत है, आपका प्राकृत मूल्य। और यहां पर हमने जो ये प्रोसेस का इस्तेमाल करा, जिस मेथडोलॉजी के द्वारा हम एस्टिमेटेड कॉस्ट तक पहुंचे, उस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं एस्टिमेशन। यानी हम बोल सकते हैं एस्टिमेशन इज द प्रोसेस which enable ones to know beforehand the cost of a construction project। किसी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के स्टार्ट होने से पहले उसकी अनुमानित लागत पता कर लेने की मेथड को ही, प्रोसेस को ही एस्टिमेशन यानी प्राकलन कहा जाता है। अब आप मेरी आगे की बात को समझें। सपोज मान लीजिए हमने ये सब कर लिया, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट स्टार्ट भी हो गया, अनुमति मिल गई, सब कुछ हो गया। मैं बोलता हूँ प्रोजेक्ट स्टार्ट भी हो गया और प्रोजेक्ट खत्म भी हो गया, सब कुछ हो गया। जब प्रोजेक्ट चल रहा होगा तो जो वहाँ पे साइड पे इंजीनियर्स होंगे, उन्होंने अलग अलग बुक्स के अंदर रिकॉर्ड मेंटेन करे होंगे, जो कितना सीमेंट लगा आज का, कितना आज ब्रिक्स लगी, कितना आज लेबर आए थे। और ऐसे पूरे मान तो बोलता हूँ कि मान लो 6 महीने वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट चला, तो हर दिन का रिकॉर्ड होगा कि कितने रिसोर्सेस लगे, कितना एक्चुअल में खर्चा आया, हर चीज में, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, वाटर चार्ज और आपके सुपरवाइजर चार्ज, सारे एक्सपेंसेस में तो बोलता हूं आप सब जोड़ लो। वो जो सारे एक्सपेंस आपने जोड़े, वो सारे एक्सपेंस क्या है, उनको हम बोल सकते हैं एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑन दिस प्रोजेक्ट। उस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में कितना वास्तविक खर्चा आया, वो आप बाद में कैलकुलेट कर पाएंगे, बिल्कुल कैलकुलेट कर पाएंगे। वो जो बाद में फाइनल खर्चा आया, उसको हम बोलेंगे फाइनल कॉस्ट और द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ दिस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। यानी कि सर फाइनल कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट अलग होती है और एस्टिमेट कॉस्ट अलग होती है, बिल्कुल अलग होती है। फाइनल कॉस्ट वो जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद हमें मालूम चल रही है और वो उसकी फाइनल है, वो एक्चुअल है। और एस्टिमेटेड कॉस्ट वो कॉस्ट है जो हमें पहले हमने पता कर ली। ये पता करने के लिए हमारे पास फंड है भी कि नहीं, कि हमें प्रोजेक्ट कर भी पाएंगे या नहीं, ये हमें सरकार को बताना पड़ेगा। हमको नहीं इंजीनियर, हमें सरकार को बताना पड़ेगा कि आपके पास जो पब्लिक डिमांड आई थी उसमें उन्होंने एक हमें पर्टिकुलर ये चीज करने के लिए बोला था, इसमें लगभग इतनी कॉस्टिंग आ रही है, सरकार फंड चेक करेगी और अनुमति देगी, हाँ स्टार्ट करें। उसके लिए किया है हमने एस्टिमेटेड कॉस्ट पता की है। तो आप सभी को यहाँ पे एस्टिमेशन क्लियर हो चुका होगा। एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या है वो भी मालूम चल चुकी होगी, फाइनल कॉस्ट क्या होता है वो भी आपको मालूम चल चुका होगा। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले, मतलब आगे जो भी हम चीजें अब आगे समझेंगे, उसके पहले कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो हमें समझने हैं, और उन्हीं टर्म्स को समझाने के लिए मैं एक छोटा सा डे टू डे लाइफ का एग्जांपल लूंगा। मैं एक चीज आपको यहाँ पर बता दूं, और भी लेक्चर्स में जैसे आगे हम पढ़ेंगे आपको देखने को मिलेगा कि मैं जो भी चीज आपको समझाऊंगा
चाहिए मेरा ये सब्जेक्ट हो, इसके बाद और भी सब्जेक्ट्स के मेरे कुछ ऑनलाइन लेक्चर्स आपको अवेलेबल होंगे। तो मैं जो भी एग्जांपल्स पुटअप करूंगा वो मैंने देखा वाला नहीं करूंगा या कुछ एक हाइपोथेटिकल कंडीशन डेवलप नहीं करूंगा। ऐसा एग्जांपल दूंगा जो आपने फील कराओ, जो हम सभी की लाइफ के आसपास कॉमन कहीं हो। उसी एग्जांपल से मैं आपको पूरा क्यूएसए एक्सप्लेन करूंगा। तो आगे ऐसी कुछ और टर्म्स आने वाली है, उन टर्म्स को समझाने के लिए मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। सपोज मान लीजिए कि आप घर में बैठे हैं और रात का टाइम है, आप अपने घर वालों के साथ, फैमिली मेंबर के साथ में डिनर ले रहे हैं और यहाँ पर बैठे हैं आपके घर के जो हेड हैं, जो आपके फादर हैं, पिताजी हैं। यहाँ पर आप बैठे हैं, ठीक, ये आप हो गए, और यहाँ पर आपकी मदर बैठे हैं। तो सबसे पहले आपके माइंड में कुछ एक ख्याल आता है कि पापा ऐसा कोई एक मैं सोच रहा हूं कि हमारे घर में कोई पर्टिकुलर फंक्शन नहीं हुआ है, तो एक छोटा सा गेट टुगेदर अरेंज कर दिया जाए। पापा बोलते हैं ठीक है, आइडिया तो ठीक है। तो उस समय पापा क्या करते हैं, आपके जो पिताजी हैं वो आपकी मदर को बोलेंगे कि ज़रा पता करो कि जो अपने या कोई रिलेटिव हों, या आप पूरा प्रोसीजर समझिएगा, या हमारे आसपास जो भी हमारे दूसरे कलीग्स हैं, उनका कोई ऐसा गेट टुगेदर हुआ है क्या, और अगर हुआ हो तो उनसे पता करो कि लगभग उन लोग कितना कॉस्टिंग आया था, कितने लोग उन्होंने बुलाए थे, हमें भी कहीं ना कहीं उतने कुछ कॉस्ट आएगा। यहाँ पापा ऐसे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो पता करना चाह रहे हैं कि वो जो गेट टुगेदर करके आपने डिमांड करी है वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो फैमिली के लिए एक सही डिसीजन होगा भी या नहीं होगा। इसके लिए आपके पापा ने आपकी मदर को बोला कि ऐसा पता करो। मदर ने पता करा तो उनको मालूम चला कि पास में शर्मा अंकल ने आज से कुछ 2-3 महीने पहले एक पर्टिकुलर ऐसा ही गेट टुगेदर, एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करा, और उस फंक्शन में शर्मा अंकल ने आपकी मदर को बताया कि उसमें करीब हमने 200 लोग बुलाए थे और जो खर्चा आया था वो करीब कुछ 10,000 रुपीज़ का आया था। तो कहीं ना कहीं आपकी मदर को ये इन्फॉर्मेशन मिली कि 200 के लिए अगर सपोज 10,000 रुपीज़ लगे हैं तो एक पीपल के लिए आप कितने लगेंगे, एक आदमी के लिए कितने हो जाएंगे, 10,000 डिवाइड बाई 200, दैट मीन्स देयर विल बी कॉस्टिंग ऑफ 50 रुपीज़ पर हेड, मतलब एक व्यक्ति पे 50 रुपीज़ की कॉस्टिंग कुछ आई है। यही मैसेज आपकी मदर ने फादर को कन्वे कर दिया कि ऐसी कुछ चीज़ के अंदर एक हेड पर, एक व्यक्ति पर करीब 50 रुपीज़ की कॉस्टिंग आती है। पापा की वहाँ पे कैलकुलेशन स्टार्ट हो गई। जब कैलकुलेशन स्टार्ट हुआ तो उन्होंने बोला कि हम जो गेट टुगेदर है उसमें कितने लोगों का अरेंजमेंट करेंगे। तो उनके माइंड में आया कि हम कुछ अरेंजमेंट करेंगे, सपोज 100 लोगों का, हम कुछ 100 का अरेंजमेंट करेंगे, इतने को हम बुलाएंगे, तो हमें कितनी कॉस्ट लगने वाली है। तो उन्होंने कुछ कॉस्ट लगने वाली, उनको पता चला 50 × 100 तो ये हो जाएगा कुछ 5,000 रुपीज़, इतनी कुछ कॉस्टिंग यहाँ पे आएगी। ऐसा उन्होंने कैलकुलेट कर लिया। फिर वो उनकी जो सेविंग है आपके पापा की, उससे वो कंपेयर करने के, अगर सपोज मान लीजिए मेरे पास सेविंग है, वो सोच रहे हैं अगर सेविंग इससे कम है तो बोल देंगे कि नहीं कर पाते हैं, सेविंग अगर ज़्यादा है तो बोलेंगे हाँ ठीक है एग्जीक्यूट कर लेंगे। मान लीजिए सपोज इस केस में उनके पास जो सेविंग है वो सपोज पूरे साल भर की 10,000 है, तो फिर क्या करेंगे, आपके जो पिताजी हैं वो आपको बोल देंगे कि हाँ ऐसा कुछ प्रोजेक्ट करेंगे, और आपकी मदर को वो कन्वे करेंगे ठीक है आज से हम 4 महीने बाद ये ऐसा गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज करेंगे, और फिर बाकी कितना खर्चा आएगा वो सब हम बाद में देख लेंगे। यानी कि आपके पिताजी ने यहाँ पर आपको और आपकी माताजी को बोल दे कि हाँ हम ऐसा जो फंक्शन है वो ऑर्गेनाइज कर देंगे। अभी इस एग्जाम्पल को मैं यहीं पे रुकूंगा, और जो जो टर्म्स हमें इसमें से समझनी है पहले हम उतनी समझ लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे इस एग्जाम्पल के अंदर। यहाँ पर अगर देखें तो जो फादर हैं वो और कोई नहीं बल्कि वो है गवर्नमेंट बॉडी। यहां पर आप और कोई नहीं बल्कि आप है पब्लिक, जनरल पब्लिक जो डिमांड करती है गवर्नमेंट से।
और जो मदर है वो और कोई नहीं, वो एक रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का। आप भी जानते हैं कि आपके पापा घर के हेड हैं तो वो गवर्नमेंट हो गए सोसाइटी के, और जो मदर है चूंकि वो घर में सब रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती हैं, तो जो भी रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट्स होते हैं सरकार के, गवर्नमेंट के, वो सब ये हो जाएंगे, जैसे वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, अदर देर आर ऑल्सो डिपार्टमेंट्स। तो वो सारे डिपार्टमेंट एक रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट्स हो गए। उन डिपार्टमेंट को हम टेक्निकल टर्म में कंपीटेंट अथॉरिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कंपीटेंट अथॉरिटी। यहां पर हमने देखा कि पब्लिक के पास जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो सरकार के पास जाती है। सरकार के पास कुछ यहां पर उनके पास फंड होता है, तो सबसे पहले वो क्या करेंगे, वो जो भी रिस्पॉन्सिबल उनके अंतर्गत जो कंपीटेंट अथॉरिटी आती है जो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी रखती है, उससे बोलेंगे कि तुम पता करो। जैसे फादर ने यहां पर मदर को बोला, तो सरकार ने यहां पर, गवर्नमेंट ने यहां पर रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी और डिपार्टमेंट को बोला कि पता करो रिलेटिव से, कलीग से, आसपास से। रिलेटिव और कलीग यहां पर हो गया एक्सपीरियंस। जो भी कंपिटेंट अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी के पास में जो डिपार्टमेंट में जो इंजीनियर्स हैं, वो अपने एक्सपीरियंस से पता करेंगे। वो पता करेंगे ऐसा कुछ कि हाँ भैया इतने के लिए हमने कोई एक कैनाल बनाई थी, उसमें 200 किलोमीटर लंबी कैनाल थी, इतनी कॉस्टिंग है, तो 1 किलोमीटर के लिए इतनी कॉस्टिंग आएगी। और फिर वहां पे कुछ कैलकुलेशन होगा। वो जो ये पूरा कैलकुलेशन किया गया है एक ऊपरी लेवल पर, ये पूरा एक प्रोसीजर, एक एस्टिमेशन है। और ये जो ऊपरी लेवल पे एस्टिमेशन किया गया, इस एस्टिमेशन को बोलते हैं प्रिलिमिनरी एस्टिमेशन। क्या बोलते हैं? और इस अरेंजमेंट को बोलूं तो इस अरेंजमेंट को बोलेंगे प्रिलिमिनरी एस्टिमेट। नाउ यहां पर जब ये प्रिलिमिनरी एस्टिमेट से कॉस्ट निकल के आई, प्रिलिमिनरी एस्टिमेटेड कॉस्ट, जो एस्टिमेट कॉस्ट निकल के आई, उससे सेविंग से कंपेयर किया गया पापा ने, गवर्नमेंट ने। तो गवर्नमेंट ने यहाँ से फंड से कंपेयर करा और उनको लगा कि हाँ हम इस प्रोजेक्ट को करेंगे। तो ये जो इन्होंने हामी दी है, तो इस प्रकार से गवर्नमेंट भी जो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी है, यहां पर कंपिटेंट अथॉरिटी जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, उसे कहा कि हाँ इस प्रोजेक्ट को हम लेंगे, इसको स्टार्ट करो, इसके बारे में डिटेल्ड में एनालिसिस करो, स्टडी करो। ये जो पहला उन्होंने हामी दी है कि हाँ आगे इसके बारे में और डिटेल में चेक करो, उस हामी को हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। इसका यह मतलब होता है कि सरकार ये बोल रही है कि हाँ ठीक है, हम ये वर्क ले सकते हैं, हमारे पास इतना फंड है, अब एक बार इसमें डिटेल्ड में इसका एस्टिमेशन बनाओ। किसको बोला उन्होंने? गवर्नमेंट ने कंपिटेंट अथॉरिटी को। ना अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम उसी एग्जांपल पे चलते हैं। सपोज मान लीजिए वो 4 महीने बाद की जो बात बोली थी वो 4 महीने होने को आ गए। 4 महीने जब होने को आ गए तो अब पापा पहले से तो नहीं बोला था कि नहीं तुम पूरा एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेट करोगे, कितना उसमें साउंड, लाइट, वाइट फंक्शन में कितना खाना लगेगा वो सब कैलकुलेट करो, ऐसा कुछ भी कैलकुलेशन तब नहीं हुआ था। अब 4 महीने करीब आ गए, 4-5 दिन बाद वो फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है। अब वापस से पिताजी मदर को बोलेंगे अब वो जो फंक्शन है उसका हर बारीकी से पता करो। क्या पता करो? वहां पे केटरिंग का बिल, फूड वगैरह सब कितने में आएगा वो पता करो। फिर वहां पे लाइटिंग सिस्टम करना पड़ेगा, साउंड अरेंजमेंट करना पड़ेगा, डेकोरेशन एंड अदर चीजें सारी, सब कुछ XYZ वो सब पता करो। मम्मी ने वो पता करा, पूरा लिस्ट सब कुछ निकाला और एक अनुमान वो लगा रहे हैं। एग्जैक्ट उनको भी नहीं पता है, एग्जैक्ट कब मालूम चलेगा? जब वो फंक्शन हो जाएगा। अभी वो अनुमान से पूरा बिल्कुल हर चीज कैलकुलेट कर रहे हैं और वो करीब आया, सपोज ये आया 5000, ये आया 2000, ये आया आपका 7000, 14,000 एंड ये हो गया आपका यहाँ पर 14,000 एंड सपोज मान लीजिए ये कुछ आया आपका 8,000। 15 and 5 is 20, 22,000। तो ये 22,000 जो कॉस्ट निकल के आई, ये आपने डिटेल्ड में निकाली। जो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट ने, मदर ने जो ये पूरा कैलकुलेशन करा, इसी कैलकुलेशन को एक्चुअल में फील्ड पर जब किसी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए करते हैं तो उसे बोलते हैं डिटेल्ड एस्टीमेट। क्या बोलते हैं? डिटेल्ड एस्टीमेट।
वह प्राकलन करना जिसमें आप बिल्कुल हर एक आइटम, मटेरियल, लेबर कितना लगने वाला है वो कैलकुलेट करते हैं, उस लेआउट को बोलते हैं एस्टिमेशन के। ये प्रोसीजर एक एस्टिमेशन है, पर ये जो लेआउट बनाया इसको डिटेल्ड एस्टिमेट बोलेंगे। और ये जो कॉस्ट आपने पता करी है, इस कॉस्ट को भी हम एस्टिमेटेड कॉस्ट बोल सकते हैं। अब क्या होगा, मदर ने जब ये कैलकुलेशन करा, सभी लोग ध्यान से समझेंगे, मदर ने अब फादर को बोलेंगे कि ये जो लगभग है, इसमें पहले मैंने आपको बताया था कि जो लगभग जो कॉस्टिंग है वो 5000 के आसपास कुछ आने वाली है। अभी उन्होंने कुछ कैलकुलेट करी, सपोज मान लीजिए वो उन्होंने बोला कि 22,000 के आसपास कुछ कॉस्ट आने वाली है, सपोज मान लीजिए, डमी एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। अब उन्होंने वो बताया तो यहाँ पर फादर बोलेंगे हाँ ठीक है, चलो हमारे पास फिर भी जो उनके पास मान लीजिए पिताजी के पास जो एनुअल जो सेविंग बची हुई है वो कुछ 30,000 के आसपास है, तो वहाँ कर देंगे। अब वो वापस से बोलेंगे फादर मदर को कि हाँ ठीक है, अब ये सारी चीज़ें ओके हैं, सब कुछ हमने चेक कर लिया है, फाइनली अब आप इवेंट जो है, फंक्शन है, उसको ऑर्गेनाइज करो और सब कुछ सारी चीज़ें क्लियर हैं। ये जो इन्होंने सेकंड अप्रूवल दिया, इस सेकंड अप्रूवल को कहा जाता है फील्ड पर टेक्निकल अप्रूवल। क्या बोलते हैं इसे? टेक्निकल अप्रूवल और टेक्निकल सैंक्शन, तकनीकी मंजूरी। क्लियर है? तो इसी पूरे एग्जाम्पल से मैंने आपको एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में क्या फ्लो बनता है वो पूरा मैंने आपको समझाया। एक बार वापस से हम इसको स्टार्टिंग से समझेंगे कि सबसे पहले एक पब्लिक डिमांड सरकार के पास में जाती है कि ऐसा कुछ पर्टिकुलर हमारे सोसाइटी में आसपास ऐसा कुछ बनवा दीजिए। गवर्नमेंट के पास फंड होता है, वो पहले देखना चाहती है कि हमारे पास इतना, इसमें कॉस्टिंग कितनी आएगी और हमारे पास फंड कितना अवेलेबल है, कितनी पब्लिक डिमांड है। उसके आधार पर वो तय करना चाहती है कि वो प्रोजेक्ट को किया जाए या नहीं। तो उसके लिए गवर्नमेंट जो रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट है, कंसर्न डिपार्टमेंट है, उनको बोलेगा। जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो अपने जितने भी मेंबर्स हैं उनके साथ में लेकर एक्सपीरियंस लेवल पर एक प्रारंभिक प्राकलन बनाएगा, जिसको हम बोलेंगे प्रिलिमिनरी एस्टीमेट। प्रिलिमिनरी एस्टीमेट बनाने के बाद वो एस्टीमेटेड कॉस्ट से पूछेंगे, वो सरकार को बताएंगे। सरकार अगर करना चाहेगी तो वो हामी देगी, मंजूरी देगी, और उसको बोलेंगे प्रशासनिक मंजूरी। यानी कि यहाँ पर ध्यान से, प्रशासनिक मंजूरी देने के लिए कौन सा प्राकलन बनाया? डिटेल्ड बनाया था कि प्रारंभिक यानी प्रिलिमिनरी बनाया? प्रिलिमिनरी बनाया। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। डिटेल एस्टीमेट क्यों बनाया जाता है, प्रिलिमिनरी एस्टीमेट क्यों बनाते हैं? प्रिलिमिनरी एस्टीमेट बनाने का जो मेन पर्पस है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल प्राप्त करने के लिए, सरकार की प्रशासन की मंजूरी प्राप्त करने के लिए प्रिलिमिनरी बनाते हैं। प्रिलिमिनरी मिलने का मतलब, प्रिलिमिनरी बनने के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिलने का मतलब है ठीक है, काम के बारे में आगे बढ़ो और विस्तार में इसका एक बार और एस्टीमेट बनाओ। विस्तार में आपने एस्टीमेट बनाया, डिटेल्ड एस्टीमेट हो गया। डिटेल्ड एस्टीमेट बनाने के बाद क्या होता है, वो क्यों बनाया जाता है, उसका मेन पर्पस है जब वो बना लोगे और सरकार को वापस से बता दोगे तो वो आखिरी बार बोल देगी हाँ आप काम को स्टार्ट करो। वो जो मंजूरी है उसको बोलते हैं तकनीकी मंजूरी और टेक्निकल अप्रूवल। यानी क्वेश्चन पूछेंगे टेक्निकल सैंक्शन और टेक्निकल अप्रूवल के लिए हमने कौन सा एस्टीमेट बनाया? हमने बनाया डिटेल्ड एस्टीमेट। क्लियर है सभी को? तो आई होप कि आपको एक जनरल एक फ्लो पूरा इसका मालूम चल चुका होगा कि हमने किस तरह से क्या चीजें कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में होती हैं। अब मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया कि एस्टिमेशन का मतलब क्या है, एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या होती है, एस्टिमेट चीज़ क्या है, फाइनल कॉस्ट क्या है, टेक्निकल अप्रूवल क्या है और एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल क्या है। तो अब हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो एस्टिमेशन होता है या हम जो एस्टिमेट बनाते हैं उसे कितने ब्रॉडली हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि ऊपरी तौर से हम एस्टिमेट को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे और एस्टिमेशन करते क्यों, उसका पर्पस क्या है, ये भी हम उस हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। थैंक यू।